Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda. सो गाइस, अब तक हमने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी बीएससी बायोलॉजी के लिए, उसके अंदर हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके बाद हुए जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले जब ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आया था तो उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, जो कि ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलेड और मैकलन मैककार्टी का था। उसके बाद जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था वो हार्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसके बाद लास्ट में ये बात प्रूफ हो गई थी कि डीएनए ही हमारा इकलौता जेनेटिक मटेरियल है। ओके, इतना हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की, यानी कि डीएनए के बारे में। तो डीएनए ही इकलौता जेनेटिक मटेरियल है, ये बात प्रूफ हो चुकी थी। अब बात कर लेते हैं डीएनए के बारे में कि एक्चुअली डीएनए होता क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद डीएनए। सो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? इट इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये एक पॉलीमर है। अब पॉलीमर क्या होता है? अब आपने इतनी साइंस, तो अगर आप बीएससी लेवल की बायोलॉजी पढ़ रहे तो इतना तो आपको अब तक क्लियर हो ही गया होगा कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर वो सब्सटेंस होता है जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ छोटी 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 अमाउंट में आपने जोड़ दी, जैसे कि मोती होते हैं ना, तो मोती को धागे में हम डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए और लास्ट में हमने माला बना दी। तो जो मोती होते हैं उनको हम कहेंगे मोनोमर, और जो माला बन के तैयार हुई उसको हम कहेंगे पॉलीमर। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं डीएनए की केस की, तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो हमारा क्या है? पॉलीमर है, यानी कि वो एक माला है। और वो माला कौन से मोती से मिलकर बनी है? उस मोती का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे मोती मिलते हैं, जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं और लास्ट में पूरा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। तो डीएनए क्या है? हमारा एक पॉलीमर है जो कि किससे बना होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब हमारे डीएनए में कौन से मोनोमर होते हैं? हमने करी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की, तो कौन से न्यूक्लियोटाइड हमारी बॉडी के, हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड। ओके, और कौन से 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? जिसमें से नंबर 1 होता है डीऑक्सी एडिनाइलेट। कौन सा? डीऑक्सी एडिनाइलेट, जिसको हम DAMP भी कहते हैं। D स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी और A स्टैंड्स फॉर एडिनाइलेट और MP आपका बेस पेयर के लिए होता है। ठीक है, डीऑक्सी एडेनालाइट, जिसे हम DAMP भी कहते हैं, इसे शॉर्ट में कहा जाता है एडिनाइलेट। ठीक है, दूसरा होता है डीऑक्सी ग्वानाइलेट, जिसे हम कहते हैं DGMP, जिसे कहा जाता है ग्वानाइलेट। तीसरा होता है डीऑक्सी साइटिडाइलेट, जिसे हम कहते हैं DCMP, और इसके अंदर जो बेस पेयर होता है उसे कहते हैं साइटिडाइलेट। और इधर बोर्ड पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, नाम ने ऊपर नीचे हो गया। नंबर 3 पे जहाँ DCMP है, इसे हम सिटिडाइलेट कहते हैं। ओके, और जो नंबर 4 पे है डीऑक्सीथाइडाइलेट, इसे DTMP यानी कि थाइमिडाइलेट कहते हैं। तो कौन से 4 ग्रुप होते हैं? एडिनाइलेट, ग्वाइनाइलेट, साइटिडाइलेट एंड थाइमाइडिलेट। और इन्हीं को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन। ओके, और यही इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये जो 4 नाम आपने पढ़े, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसाइन, जिनके जो नेम है साइंटिफिक, उन्हें क्या कहा जाता है? एडिनाइलेट, ग्वाइनाइलेट, थाइमाइडाइलेट, एनसेटिडाइलेट। यही हमारे क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। और यही बेस पेयर यानी मिला के क्या बनाते हैं? यही बेस पेयर मिलके हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं।
तो फिलहाल इतनी बात समझ में आई कि डीएनए में कौन से बेस पेयर प्रेजेंट, डीएनए में कौन से मोनोमर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है डीएएमपी, दूसरा होता है डीजीएमपी, तीसरा होता है डीसीएमपी और चौथा होता है डीटीएमपी, यानी कि डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानाइलेट, डीऑक्सी सिटिडाइलेट एंड डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। ओके, तो चारों मोनोमर का नाम क्लियर हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि डीएनए के बारे में जो हमने अब तक पढ़ा उतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड क्रीक गिव्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विच बेस्ड ऑन लैडर। इस एक सिंगल पॉइंट के अंदर दो बातें क्लियर हो रही है। पहली बात तो ये कि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को दिया। इन दोनों साइंटिस्ट का नाम क्या था? वॉटसन एंड क्रीक। और दूसरी बात जो हमें इस पॉइंट से समझ में आई वो ये कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल हेलिकल है। और किस पर बेस्ड है? लैडर यानी कि सीढ़ी पे बेस्ड है। यानी कि दो हेलिक्स बनते हैं इसमें, दोनों सीढ़ी की तरह लगते हैं। और उन्हीं के उसी स्ट्रक्चर को किसने बताया था? वॉटसन और क्रीक ने बताया था। द नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए इज अ राइट हेलिक्स, यानी कि डीएनए कैसा है? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है। ओके, डबल हेलिक्स है, दो स्ट्रैंड्स मौजूद होती हैं और राइट हैंडेड होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। इफ वन स्ट्रैंड रन इन 3:5 देन अनदर रन्स इन 5:3। अभी हमने बात करी कि डबल हेलिकल होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड होती हैं और इन दोनों ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? एंटी पैरेलल होती हैं, अपोजिट होती है। अगर एक स्ट्रैंड्स हमारी 3:5 के उस पर चल रही है तो दूसरी किस पे चल रही होगी? 5:3, यानी दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं? उल्टी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डायमीटर ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। अब एक डीएनए में जो हेलिक्स बनता है, जो सर्कल बनता है, उस एक सर्कल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अलोंग ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस। अब हमने ये तो जान लिया कि दो स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, दोनों में लपेटे लगे हुए थे, दोनों ट्विस्टेड होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात कही है कि एक कॉमन एक्सिस के अराउंड दोनों की दोनों क्या होती हैं? ट्विस्टेड होती हैं, एक दूसरे से लिपटी हुई होती है, लेकिन दोनों का एक्सिस क्या होता है? एक ही होता है। एक कॉमन एक्सिस के अराउंड, एक कॉमन एक्सिस के चारों तरफ ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं डीएनए की वो एक दूसरे से कैसी होती है? लिपटी हुई होती है, उलझी हुई होती हैं। The next point is each DNA has a hydrophilic backbone made up of phosphate and joined by phosphodiester bond while a hydrophobic base in inner core। अब इस पॉइंट से हमें क्या क्या बातें पता चलती है? सबसे पहली बात कि हमारे डीएनए के अंदर दो पोर्शन होते हैं, पहला होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। और क्या बात हमें पता चली कि डीएनए के अंदर एक बैकबोन होती है, ठीक है, और डीएनए के अंदर बैकबोन के साथ साथ क्या होता है? इनर पोर्शन होता है। अब बात कर लेते हैं पहले कि बैकबोन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो डीएनए का जो बैकबोन होती है, जो पिछला हिस्सा होता है, वो किससे बना होता है? वो बना होता है फॉस्फेट से, ठीक है। और ये जो फॉस्फेट होता है वो बाकी के बेस पेयर के साथ जुड़ा हुआ होता है और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट और जो हमारे बेस पेयर थे, जो भी हमने ऊपर पढ़े थे ना कि चार मोनोमर होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसिन, उन चारों के साथ जो बॉन्ड पेयर बना होता है, जो बेस पेयर होता है, ये चारों के चारों बेस पेयर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं और फिर क्या बनती है? हमारे डीएनए की बैकबोन बनकर तैयार हो जाती है और यहाँ से हमारा डीएनए बनना शुरू होता है। आई रिपीट कि हमारे जो चार मोनोमेरिक यूनिट थी, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये चारों के चारों बेस पेयर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब ये चारों बेस पेयर फॉस्फेट के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेते हैं तब हमारी क्या बनती है? डीएनए की बैकबोन बनती है और उसके बाद हमारा डीएनए बनना शुरू होता है। अब हमारे डीएनए के अंदर दो पोर्शन बन जाते हैं। पहला बैकबोन का पोर्शन जो कि कैसा होता है? नेचर में हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी के पास रह सकता है, उसे पानी पसंद होता है। और जो दूसरा पोर्शन होता है फॉस्फेट जो होता है वो हो गया आपका हाइड्रोफिलिक, और जो इंटरनल पोर्शन होता है जिसमें बेस प्रेजेंट होते हैं वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि उसे पानी से क्या लगता है?
डर लगता है। तो यहाँ तक समझ में आया क्या क्या बातें पता चली कि सबसे पहले जो आपका बेस पेयर होते हैं, 4 बेस पेयर होते हैं, कौन से एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, चारों के चारों फॉस्फेट के साथ जुड़ते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से डीएनए की बैकबोन बनाते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होती है, और जो इंटरनल पोर्शन होता है यानी कि आपका बेस पेयर वाला हिस्सा वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर हेटिंग होता है, उसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज द टू स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड we have adenine double bond thymine and guanine triple bond cytosine। ओके यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स थी, ये हमें पता था। ये दोनों स्ट्रैंड्स जो थी बेस पेयर से मिली थी, ये भी हमें पता था। तो अभी हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स मौजूद हैं। एक स्ट्रैंड्स पे क्या एक स्ट्रैंड पे अलग बेस पेयर है, दूसरे स्ट्रैंड पे अलग बेस पेयर है, दोनों उल्टे हैं। तो दोनों पे प्रेजेंट बेस पेयर क्या है, अपोजिट है। तो अब ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसे जुड़ेंगी, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ऐसे जुड़ेंगी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। पहली वाली स्ट्रैंड का एडेनाइन दूसरी वाली स्ट्रैंड के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और ऐसी पहले वाले का ग्वानिन दूसरे वाले के साइटोसिन से 3 बॉन्ड बनाएंगे। आई बात समझ में? क्या बताया कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स मौजूद थी, जिसमें से पहली स्ट्रैंड्स का एडेनाइन दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन से 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे ही पहली वाले का ग्वानिन दूसरी वाले के साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड्स जो डीएनए की अभी जो थी वो आपस में एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच डीएनए हैज अ मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव अलोंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी कि जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो उसी टाइम पे एक मेजर ग्रूव बनता है और एक माइनर ग्रूव बनता है। अब ये मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव क्या होता है ये भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज द बेस पेयरिंग इन डीएनए इज प्रोन टू चेरेगैफ रूल which state that number of adenine is equal to thymine while number of guanine is equal to number of cytosine but their percentage should be different species to species। यानी कि हमारे पास जो भी डीएनए होता है वो सारे के सारे डीएनए कौन से रूल को फॉलो करते हैं, चेरेगैफ रूल को फॉलो करते हैं। और ये रूल क्या कहता है, ये रूल हमें ये बताता है कि किसी भी डीएनए के अंदर जितने एडेनाइन प्रेजेंट होंगे उतने ही थाइमिन प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है इसीलिए। अगर हमारे पास 100 एडेनाइन प्रेजेंट है तो हमारे पास उस डीएनए के अंदर 100 थाइमिन भी प्रेजेंट होंगे। और ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन के साथ होता है, अगर 200 ग्वानिन प्रेजेंट है तो 200 साइटोसिन ही हमारे पास प्रेजेंट होंगी। बट स्पीशीज टू स्पीशीज इनकी जो परसेंटेज होती है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में मान लो हमारे पास 300 एडेनाइन 300 थाइमिन प्रेजेंट है, 400 ग्वानिन 400 साइटोसिन प्रेजेंट है। बट अगर हम किसी और स्पीशीज यानी कि डॉग के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है उसमें सिर्फ 100 एडेनाइन और 100 थाइमिन प्रेजेंट हो और 200 ग्वानिन और 200 साइटोसिन प्रेजेंट हो। कैट के अंदर अगर हम बात करें तो हो सकता है ये नंबर कुछ और हो। पीकॉक के अंदर बात करें तो हो सकता है ये नंबर कुछ और हो। तो यानी कि जितने भी डीएनए हो, जितने भी तरीके के डीएनए पाए जाएंगे उन सभी के अंदर जो परसेंटेज होगी इनकी बेस पेयर की वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन एक डीएनए के अंदर जितने एडेनाइन प्रेजेंट होंगे उतने ही थाइमिन प्रेजेंट होंगे। एक बार सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो डीएनए होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल नेम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है, ये एक पॉलीमर है। किससे मिलकर बना होता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इसमें कौन से मोनोमर प्रेजेंट होते हैं, डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी। डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वेनालेट, डीऑक्सी सिटीडाइमिलेट एंड डीऑक्सी थाइमेडिलेट। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसिन। स्ट्रक्चर ही अगर हम बात कर ले तो स्ट्रक्चर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। जिस मॉडल के थ्रू डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया गया था उस मॉडल का नाम क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर लैडर पे बेस्ड है। इस स्ट्रक्चर में डीएनए के स्ट्रक्चर को कैसा बताया गया कि भाई ये राइट हैंडेड होता है, सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ होता है और इसमें 2 हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या पता चला, हमें ये पता चली कि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स मौजूद होती हैं और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। अगर पहली स्ट्रैंड्स हमारी 3:5 के पोर्शन में है तो दूसरी स्ट्रैंड्स हमारी 5:3 की पोर्शन में होगी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास डायग्राम में 2 स्ट्रैंड्स मौजूद हैं। पहली वाली पे नंबर आपको दिख रहा होगा 3 और इसी के लास्ट में देखोगे तो 5 दिखाई देगा। ऐसी दूसरी वाली पे देखोगे शुरुआत में 5 है तो लास्ट वाली में 3 है। तो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती है। अगर एक 3:5 की डायरेक्शन में है तो दूसरी 5:3 की डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पता चला था कि जो हमारा डीएनए है उस डीएनए का हेलिक्स बनता है, जो चक्कर बनता है, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद हमें पता चला था कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं एक कॉमन एक्सिस के अलोंग, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड चारों तरफ क्या होती हैं, लिपटी हुई होती हैं, आपस में उलझी हुई होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या है, लिपटी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पता चला था कि हाइड्रोजन जो हमारे 4 मोनोमर यूनिट थी, जिन 4 बेस पेयर के बारे में जिसमें हमने जाना था, कौन से एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये चारों के चारों बेस पेयर फॉस्फेट के साथ मिलते हैं। और कौन से बॉन्ड से मिलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से मिलते हैं। दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलता है। ये दोनों बॉन्ड, ये इस बॉन्ड के थ्रू ये दोनों चीज फॉस्फेट और बेस पेयर मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए की बैकबोन बनाते हैं, डीएनए का आधार बनाते हैं, जिसके बाद हमारा डीएनए बनना शुरू होता है। ओके। और इसकी अगर हम बात कर ले तो जो बैकबोन का पोर्शन होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में, जबकि जो बेस पेयर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। यानी जो डॉट डॉट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, बीच में डॉट डॉट और लाइन लाइन दिखाई दे रही है, तो ये वाला पोर्शन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और जो इसके पीछे होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अगली बात कि जो डीएनए की ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे से अलग थी, एक दूसरे से बेस पेयर के थ्रू जुड़ी होती है। और ये दोनों बेस पेयर जो होते हैं वो किससे मिलते हैं, किससे जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बेस पेयर जोड़े गए हैं। पहला वाला बेस पेयर डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है और दूसरा वाला बेस पेयर किससे जुड़ा है, 3 लाइनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, तो जो डॉटेड लाइन है, तो 2 डॉटेड लाइन है, यानी कि एडेनाइन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जहाँ 3 लाइन है वहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से हमारा पूरा डीएनए बन के तैयार होता है, जिसमें एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होते हैं पूरे डीएनए के अंदर, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं पूरे के पूरे डीएनए के अंदर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हर जगह जहाँ पे भी आपको 2 डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो एडेनाइन और थाइमिन के बीच की बॉन्डिंग दिखा रही है, और जहाँ 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं वो 3 लाइनें आपके ग्वानिन और साइटोसिन की बॉन्डिंग को दिखा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें पता चला था कि जब एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो एक फॉस्फोडाइस्टर के अराउंड माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव बनता है। तो जो छोटा सा, जब डीएनए ट्विस्ट हो रहा है उसमें जो छोटा सा पोर्शन बन रहा है उसको हम कहते हैं माइनर ग्रूव, और जो बड़ा वाला बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर ग्रूव। और लास्ट पॉइंट में हमें पता चला था कि जितने भी डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो भी डीएनए होता है चाहे वो किसी भी स्पीशीज का हो, सारे के सारे डीएनए क्या फॉलो करते हैं, चेरेगेफ रूल को फॉलो करते हैं। और ये चेरेगेफ रूल क्या कहता है, ये चेरेगेफ रूल कहता है कि जितने हमारे पास एडेनाइन प्रेजेंट है किसी डीएनए के अंदर उतने ही ग्वानिन प्रेजेंट हैं, और जितने एडेनाइन प्रेजेंट है उतने ही थाइमिन प्रेजेंट होंगे, और जितने ग्वानिन प्रेजेंट है उतने ही साइटोसिन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, A इक्वल्स टू T एंड G इक्वल टू C इक्वल से नंबर। यहाँ पर A का मतलब है एडेनाइन, T का मतलब है थाइमिन, G का मतलब है ग्वानिन और C का मतलब है साइटोसिन। अगर हमारे पास 100 एडेनाइन है तो 100 ही थाइमिन प्रेजेंट होंगे, 200 ग्वानिन प्रेजेंट है तो 200 ही साइटोसिन प्रेजेंट होंगे। सो ये था हमारा पूरा का पूरा वाटसन और क्रिक का दिया हुआ डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आई होप यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। पैराग्राफ ना बनाते हुए पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की गई है, बिल्कुल जो मेन पॉइंट है पॉइंट के थ्रू आपको समझाया गया। अगर आप अपने आंसर को इस तरीके से लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ काम की बात है पॉइंट टू पॉइंट, तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा और ज़्यादा अच्छा भी होगा, ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है। So instead of writing the whole answer in a paragraph,
or making it a story. Try to write it in more scientific and organized way using points and diagrams. You can highlight more and more characteristic and properties of DNA in